नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया। सभी को ब्रदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दोस्तों को। ठीक है, चर्चा करते हैं अपन राज्य दर्शन के ऊपर। राज्य दर्शन चल रहा था मध्य प्रदेश का अपना। ठीक है, उसी मध्य प्रदेश के राज्य दर्शन को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज माइक नहीं लेके आए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वॉल्यूम वही वॉल्यूम आएगी आपके पास में। ठीक है, जब शेर की आवाज कभी कम नहीं होती, तुम्हें पता है अपन तो शेर है दहाड़ने वाले। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं राज्य दर्शन। ठीक है, राज्य दर्शन को स्टार्ट। और आज साइंस होगी, राज्य दर्शन होगा और डोज होगा। आज स्टैटिक का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं आगे। 1 मिनट। चलो चलते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन चल रहा था, लिख लेना यहाँ एमपी राज्य दर्शन। राज्य दर्शन स्टार्ट करने से पहले आपको जो इस पे कंटेंट दिख रहा है लिखा हुआ बोर्ड पे, मात्र मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन इतना ही है। और आज राज्य दर्शन कंप्लीट हो जाएगा मध्य प्रदेश का। इसको पढ़ लेंगे पहले। ठीक है, इसको मैंने इसलिए नोट करवाया कि जो टाइम है वो कम लगे और मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको मैटर दे सकूं। मेरा सिद्धांत ये है सीधा सा। ये आगे देखो, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पूछेगा। मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है वो क्या है? निवाड़ी है। मध्य प्रदेश का 52वें जिले का नाम क्या है? निवाड़ी। क्या है? निवाड़ी। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो वहां निवाड़ी की क्या फेमस है? मिर्ची फेमस है। ठीक है, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो निवाड़ी की क्या फेमस है? मिर्ची फेमस है। ठीक है, लिखी हुई है मिर्ची। पूछ ले, जो ओरछा है उस ओरछा में क्या आता है? निमाड़ी जिला आता है। निमाड़ी जिला कहाँ में आता है? इसी ओरछा में आता है निमाड़ी जिला। पूछ ले, ओरछा किस में आता है? ये ओरछा इसी मध्य प्रदेश के अंदर आता है। जैसे राजस्थान में जयपुर, ये पूरा टोटल किस में आता है? भारत में आता है। उसी प्रकार समझ जाना है इनको। आगे चलते हैं। पूछे, मांडू। मांडू किस में आता है? धार जिले में पड़ता है। मांडू धार जिला मध्य प्रदेश, लिख लेना। मांडू पूछ सकता है, धार जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है मांडू। ठीक है, एक मांडू से नाम से मांडू महाउत्सव भी है। ठीक है, याद रखना उसको। पूछिए आगे, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, क्या पूछेगा? कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क वो भी कहाँ पे स्थित है? इसी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में ही। पूछे, अब यहाँ पे आओ पन्ना। अब ये पन्ना है, इसे इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना इसके ऊपर, लिख लो। जो पन्ना है, तो पन्ना एमपी का मतलब मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, पहली क्लासों में, कि मैं एमपी जब भी बोलूं तो नेशनल पार्क होगा, उसका मतलब फिर सुन लेना। राज्य दर्शन में ही बोला है मैंने एमपी का मतलब, और बाकी मत समझ लेना। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क एमपी है। नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसी एमपी। एमपी का अर्थ क्या होता है? मध्य प्रदेश, लिख लेना। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और पूछ ले, जो पन्ना है वहां का क्या फेमस है? द सिटी ऑफ डायमंड, लिख लेना। द सिटी ऑफ डायमंड। ठीक है, हीरे की खान कहाँ पे है? हीरे वगैरह। ठीक है, डायमंड का कारखाना भी कहाँ पे है? इसी पन्ना में मध्य प्रदेश में स्थित है, लिख लेना इस चीज को। आगे पूछे पेज। आगे क्या है? ये है पेज। इसको ढंग से नोट कर लो, पेज। पेज नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है, नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसी मध्य प्रदेश में स्थित है। एग्जाम में ये नेशनल पार्क याद होनी चाहिए, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन एग्जाम में निकलता है नेशनल पार्क से। ठीक है, तो पेज नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, द सिटी ऑफ डायमंड वो भी क्या है? पन्ना मध्य प्रदेश में ही स्थित है। पूछ ले, बांधवगढ़ नेशनल पार्क वो कहाँ स्थित है? उसी मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसी मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन कौन है ये? बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी इसी मध्य प्रदेश में स्थित है। पूछे, अब मेरी तरफ से जो एक तो ये हो गया, 2 और 3, ये 3 नेशनल पार्क है। तीनों याद होनी चाहिए, इन तीनों के नाम।
एक जो क्लास होगी वो नेशनल पार्क के ऊपर होगी, किस जिले में कौन सा नेशनल पार्क उसका नाम होगा और कितने नेशनल पार्क है, आपको 10 मिनट में पूरे नेशनल पार्क याद दिलवा दूंगा पूरे के पूरे राज्य। ठीक है, आगे देखो, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मेरी तरफ से जो ये था ये जानकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, ये पता होनी चाहिए सबको ही। आगे चलते हैं, पंचमढ़ी, हेडिंग लगाओ पंचमढ़ी, क्या लगाओगे, पंचमढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचमढ़ी क्या है, पंचमढ़ी क्या है, सतपुड़ा की रानी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी पंचमढ़ी को क्या कहते हैं, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी को क्या कहते हैं, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहते हैं। आगे चलो, पूछे इस पंचमढ़ी में क्या है, 5 गुफाएं हैं। क्या है, 5 गुफाएं। अब पूछ रहे 5 गुफाएं किसमें है, पंचमढ़ी में है, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी भी कहाँ है, इसी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी। अब पूछ रहे जो 5 गुफाएं हैं इनका निर्माण किसने किया, लिख लेना, पांडवों ने इन पंचमढ़ी में 5 गुफाओं का निर्माण किया। निर्माण कौन किया, पांडवों द्वारा निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, पांडवों द्वारा। इन 5 गुफाओं का निर्माण किया गया पांडवों के द्वारा। पंचमढ़ी में स्थित है 5 गुफाएं। इन 5 गुफाओं का क्या निर्माण पांडवों द्वारा किया गया। और सतपुड़ा की रानी ये भी किसे कहते हैं, इसी पंचमढ़ी को कहते हैं। आगे देखो, आगे आओ यहाँ पे सीधे, इसको 1 मिनट रहने देना ऊपर वाले मैटर को। ठीक है, सीधे आओ यहाँ पे। यहाँ पे है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। क्या है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़। लिख लेना, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। और यहाँ पे क्या है, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, पंचमढ़ी को कहते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों। पंचमढ़ी की रानी, वो पंचमढ़ी तो क्या है, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, पंचमढ़ी को कहते हैं। और यहाँ है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, वो कौन सी है, धूपगढ़ है। पूछ ले फिर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोस्त मध्य प्रदेश और सतपुड़ा दोनों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये धूपगढ़ ही है। और ये देखो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, धूपगढ़ है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ ही है दोस्तों। मध्य प्रदेश और सतपुड़ा दोनों की क्या है, ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़। यहां तक समझ में आ गया सभी को। आगे देखो, आगे हेडिंग लगाओ अमरकंटक, बहुत इंपॉर्टेंट है अमरकंटक भी। अमरकंटक किस नदी के उद्गम पर स्थित है, लिख लेना, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर कौन है, कौन है दोस्तों, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियां मैंने पीछे पढ़ा भी दिया होगा आपको, अमरकंटक की पहाड़ियां। अगर नहीं पढ़ाया हो तो यहाँ से पढ़ लो। पूछ ले, अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और अमरकंटक जो है ये कहाँ पड़ती है, किसका राज्य दर्शन पढ़ रहे, मध्य प्रदेश का ही पढ़ रहे, तो ये भी कहाँ आएगी, मध्य प्रदेश में ही आएगी। सतपुड़ा ये भी मध्य प्रदेश में ही है। सतपुड़ा और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ है। यहाँ से अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, ये क्या कहाँ पड़ता है, अमरकंटक इसी मध्य प्रदेश में पड़ता है। लिखो आगे, हेडिंग लगाओ धुआंधार जलप्रपात। क्या लगाओगे, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात भी किस नदी के किनारे स्थित है, इसी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कौन, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात पूछे नर्मदा नदी के किनारे। और पूछे अमरकंटक की, अमरकंटक कहाँ, वो भी नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, आगे चलो। अब आगे लगा ओंकारेश्वर बांध। क्या लगाओगे, ओंकारेश्वर बांध। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छप सकता है क्वेश्चन। ओंकारेश्वर बांध किस नदी के किनारे है, ये भी नर्मदा नदी के किनारे ही है, लिख लो। यहां से 3 क्वेश्चन निकाला हूं। अब नर्मदा नदी से तीनों को एक जगह मैंने इसलिए नोट किया है कि आपको याद करने में क्या हो, आसानी होनी चाहिए दोस्तों। लिखो यहाँ से, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, अमरकंटक ये भी नर्मदा नदी, और ओंकारेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी। लिख लेना, ओंकारेश्वर, धुआंधार, अमरकंटक तीनों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। लिख लिया। अब ओंकारेश्वर बांध से 2 क्वेश्चन और निकलते हैं।
पूछे एग्जाम वाला, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल कहां पे है? सोलर पैनल क्या? सोलर पैनल क्या? सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल कहां पे स्थित है? इसी मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध। सबसे बड़ा उसका नाम क्या है? ओमकारेश्वर बांध ही है, इसी मध्य प्रदेश में है। इसी को ही कहते हैं सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल कहां पे है? इसी ओमकारेश्वर बांध है और मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां से जो जानकारी है वो मैंने दे दी है। और एक क्वेश्चन नोट करो, सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो क्या है सोलर पैनल होता है, इसका अर्थ क्या होता है? लिख लेना, एकमात्र तैरता हुआ सोलर पार्क। एकमात्र तैरता हुआ सोलर पार्क भी कहां स्थित है? इसी मध्य प्रदेश में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एकमात्र तैरता हुआ सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको वहां से बताना है मध्य प्रदेश। उसका नाम पूछे तो आपको बताना है ओमकारेश्वर बांध। और पूछे सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश, उसका नाम है ओमकारेश्वर बांध। दोस्तों यहां तक आपको जानकारी मिल गई है। अब आगे चलो, इसी जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ऊपर वाली, लिख लेना इस जानकारी को। ताज उल मस्जिद, ताज उल मस्जिद कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है। लिख लेना यहां से ये लो, ताज उल मस्जिद कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है। ताज उल मस्जिद भोपाल में स्थित है। अब आगे पॉइंट लगाओ, लास्ट पॉइंट इसी मध्य प्रदेश जिले का और वो भी इंपॉर्टेंट आता है। लिखो, बैंक नोट मुद्रालय, बैंक नोट मुद्रालय लिख लो। ये कहां स्थित है? बैंक नोट मुद्रालय देवास। कहां है? देवास में स्थित है। बैंक नोट मुद्रालय देवास में स्थित है। यहाँ क्या होता है? बैंक नोट मुद्रालय देवास में, देवास में नोट छपाई का कार्यक्रम होता है। नोट जो छपते हैं ना, वो कहाँ छपते हैं? इसी देवास में बैंक नोट मुद्रालय के अंदर नोट छपते हैं यहाँ से, ठीक है। यहां से नोट छपते हैं देवास के, देवास में नोट छपते हैं। पूछ ले मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है वहां पे नोट छपते हैं? बैंक नोट मुद्रालय देवास के अंदर नोट छपते हैं। यहां से मेरी तरफ से मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन वो कंप्लीट है। इसी कंटेंट के माध्यम से आपको ये जानकारी कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसके बारे में। और आगे बढ़ते हैं, इसी राज्य दर्शन को कंप्लीट कर दिया है मैंने, राज्य दर्शन मध्य प्रदेश का कंप्लीट है। और फिर कल आपको दोस्तों असम और जो केरल, पीछे जो 3 राज्य के मैंने क्या करवाया है? राज्य दर्शन करवाया है। अब इनका रिवीजन भी होना चाहिए, तो कल मैं क्या करूंगा, असम और जो केरल, पीछे 2 राज्य हो चुके हैं, इनके आपको 25 क्वेश्चन गोली की तरह दागूंगा आपके ऊपर दोस्तों। जो पीछे एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है इन्हीं दोनों राज्यों से, वो 25 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो होंगे वो बहुत गजब के क्वेश्चन होंगे, वो आपको कल करवाने वाला हूं मैं दोस्तों। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टार्ट करता हूं साइंस को, ठीक है। अब आगे चलती है क्या? साइंस। उसी साइंस से पहले अपन डोज पढ़ लेते हैं। डोज नंबर 7 लगाओ। लगाओ साइंस। साइंस में क्या पढ़ रहे थे? मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया, तो टॉपिक क्या था अपना? सेल। कोशिका अपना टॉपिक था।
उसी सेल कोशिका को आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इतना ही कंटेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि तबीयत खराब है, बोला नहीं जा रहा मुझसे, ठीक है। सेल क्या होती है? कोशिका होती है। मैंने क्या पढ़ाया था? बायो प्लस लोगो से बायोलॉजी बनती है, और मैंने कोशिका के बारे में पढ़ाया था। जीवित कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? इसका वर्गीकरण किसने दिया? और बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? और बायोलॉजी फादर ऑफ किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल बता दिया था, उसको आप सब पढ़ के आए होंगे। नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी सेल कोशिका कंप्लीट होते इसी सेल का रिवीजन आएगा, फिर वापस से आपको एक टॉपिक कंप्लीट, उसका रिवीजन होगा साइंस में सबसे पहले, क्योंकि साइंस को इंपॉर्टेंट है। साइंस में कंटेंट मिलता है, एग्जाम में जो है वो साइंस के क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलते हैं, किसके? रीजनिंग और मैथ के बराबर से ही देखने को मिलते हैं। जीके के बराबर, जीके से तो लेवल ज्यादा आता है इस क्वेश्चन का। तो आपको सबसे पहले, अगर आप जीके के अंदर टीचर हो बढ़िया, अगर जीके के अंदर आप मास्टर हो चुके हो, मुझे पता है सब जीके बहुत गजब लगने लगा होगा सबको आपको, तो आपको इसी साइंस के अंदर भी तो बनाऊंगा ना ऐसा। आप तो बस लगातार बने रहो मेरे साथ में, आपको तो ऐसा तैयार कर दूंगा, मजा आ जाएगा। तो साइंस को स्टार्ट करता हूँ। साइंस में सेल कोशिका चल रहा था, उसके आगे मैंने यहाँ वहां तक करवा दिया। कोशिका वगैरह नाम किसने दिया वो नॉर्मल जानकारी थी, ठीक है। अब आगे लिखो आप, चलो समझा देता हूँ। आगे लिखो जीव द्रव्य, आगे लिखो जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। इसके बारे में समझते हैं, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य के बारे में। दोस्तों ध्यान देना, आराम से गजब तरीके समझना। आपको जिंदगी में समझ नहीं आया होगा जीव द्रव्य, यहां से समझ में आएगा, समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये क्या है? ये बार वाली जो झिल्ली आ रही है ना, ये वाला क्या है? ये है केंद्रक। लिख लो, ये क्या है? केंद्रक। क्या है ये केंद्रक। इसके जो अंदर वाला है वो क्या है? बताओ, देखिए, केंद्रक द्रव्य। लिख लो, ये क्या है? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य क्या है? ये वाला भाग। और ये क्या है? इसके बाहर वाले भाग। बाहर वाला भाग तो है केंद्रक, उसके अंदर वाला भाग है वो है केंद्रक द्रव्य। अंदर वाला भाग केंद्रक द्रव्य, बाहर वाला भाग केंद्रक। आ गया वो। पूछ ले इधर वाला बाहर वाला भाग क्या है? फिर ये बाहर वाला भाग पूछा है मैंने, इधर वाला, ठीक है। ये क्या है बताओ? ये क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ध्यान से समझना, ये बाहर वाला भाग है केंद्रक, इसके अंदर वाला भाग केंद्रक द्रव्य। सुनना यहां से, बाहर वाला भाग तो हो गया केंद्रक, इसके अंदर वाला भाग हो गया केंद्रक द्रव्य। केंद्रक और केंद्रक द्रव्य समझ में आ गया। इसके बाहर वाला भाग हो गया वो क्या हो गया? कोशिका द्रव्य। सेल पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया? कोशिका द्रव्य। अब आपने गुरुजी बताया जीव द्रव्य पढ़ रहा है, आपने इतना समेत बनाया, सॉरी जो डायग्राम बनाया। अब समझाओ आपको हमें जीव द्रव्य का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों सुनना, सबसे इजी परिभाषा है, परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है अगर ये डायग्राम याद है। बाहर वाला भाग केंद्रक, अंदर वाला भाग केंद्रक द्रव्य, इसका बाहर वाला भाग कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ये है यहां से, और ये है यहां से। केंद्रक द्रव्य ये वाला, यहां से अंदर वाला ये वाला, ठीक है। और ये है कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य को मिलाने पर क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। लिखो जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ही क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। ध्यान से समझना, केंद्रक केंद्रक द्रव्य, बाहर वाला कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? जीव द्रव्य का निर्माण होता है। फिर कह रहा हूं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को दोनों पर मिलाने पर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। आपको याद हो गई होगी ये परिभाषा यहां से, ठीक है। ऐसे याद क्या करो, दोनों को मिलाने पर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। दोस्त आगे चलो, पूछे जो गुरुजी जीव द्रव्य है इसका सर्वप्रथम नामकरण किसने किया? पूछ ले नामकरण।
नामकरण किसने किया? किसका नामकरण दोस्त? इस जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? लिख लो, पुरकिंजे ने नामकरण किया इसका सर्वप्रथम। नाम किसने दिया? जीव द्रव्य। नाम किसने दिया? इन दोनों को मिलाने पर केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, दोनों को मिलाने पर जीव द्रव्य बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। ये जीव द्रव्य नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। लिख लो, पुरकिंजे। ये एक साइंटिस्ट थे, पुरकिंजे ने दिया। क्या दिया? नामकरण दिया। नामकरण किया पुरकिंजे ने। किनका नामकरण किया? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों के मिलाने पर किसका निर्माण होता है? दोनों को मिलाने पर जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। दोस्त समझ लेना इसको आराम से। ये समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन नोट करो कॉपी के अंदर। आपको अगर ये समझ में आया हो तो उसका आंसर देना इसी मैटर से। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, मैं नोट ही कर देता हूं बोर्ड के ऊपर। ध्यान से समझना, क्वेश्चन लिखो। जीव द्रव्य के संबंध में असत्य कथन बताइए। जो ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीव द्रव्य के संबंध में असत्य कथन बताइए। जीव द्रव्य के संबंध में, प्रश्न को ढंग से पढ़ना। असत्य कथन पूछा है, सत्य कथन नहीं पूछा है। ऑप्शन नोट करो, ऑप्शन आया था एग्जाम में। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये था। क्वेश्चन नंबर बी था, वहां पे ऑप्शन था, सॉरी, जीव द्रव्य केवल केंद्रक द्रव्य से जीव द्रव्य का निर्माण, सॉरी, जीव द्रव्य का निर्माण केवल केंद्रक द्रव्य से होता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और जो ऑप्शन है उनको भी ढंग से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी था, वहां पे जीव द्रव्य सभी, सी लिखो, डी लिखो, एक बार आप डी ऑप्शन लिखो। ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। सी था वहां पे जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रिया होती है। ये क्वेश्चन था वहां पे। अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और ऑप्शंस को पढ़ो और इसका आंसर दो एक बार। मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। अगर पीछे वाला जो मैंने आपको डायग्राम समझाया, अगर ये समझ में आ गया है, अगर आपको इसको ढंग से समझा है इसके, अगर उसको, तो इस क्वेश्चन को भी आप अंदर से निकाल लो भी। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैंने पूछा जीव द्रव्य के संबंध में कथन बताइए। असत्य कथन को नियुक्त करना है आपको ऑप्शंस के द्वारा। मैंने ऑप्शंस भी आपको सामने दे दी। अब ध्यान से समझना। पहला ऑप्शन, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने दिया। बिल्कुल सही। जीव द्रव्य का निर्माण केवल केंद्रक द्रव्य में होता है। बिल्कुल दोस्त, आप वहां से इसको टिक करो। और जीव द्रव्य के सभी जैविक क्रियाएं होती है। बिल्कुल होती है, जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं। ए व बी दोनों भी सही है। गुरुजी सही है। ऑप्शन ही गलत आए थे गुरुजी एग्जाम में। नहीं दोस्त, गलत। आपको एग्जाम को दोस्त नहीं दे सकते। इन्हीं ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है इनका। और इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। इसका जो आंसर होगा वो बी। ये है गलत। गुरुजी
निर्माण होता है केंद्रक द्रव्य में। कैसे कर सकते हो निर्माण नहीं होता केंद्रक द्रव्य में? किसका निर्माण गुरुजी? मैंने पूछा किसका निर्माण? जीव द्रव्य का। बिल्कुल दोस्त, केंद्रक द्रव्य में इसका निर्माण होता है। तो गुरुजी आप गलत क्यों बता रहे हो यहाँ से? दोस्त गलत नहीं बता रहा मैं, क्वेश्चन को पढ़ एक बार तू। दोस्त किसको पढ़? क्वेश्चंस को पढ़ तू एक बार, क्वेश्चंस को पढ़ आराम से। क्वेश्चन का आंसर तुझे अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर निकालेगा, वरना नहीं निकाल पाएगा तू इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से समझना। जीव द्रव्य के संबंध में मैंने पूछा है असत्य कथन। मैंने वहां सत्य कथन नहीं पूछा आपको, मैंने पूछा है असत्य कथन को नियुक्त करना है आपको दोस्त। मैंने ऑप्शन दिया था जीव द्रव्य का निर्माण पुरकिंजे ने किया, बिल्कुल नामकरण जो था वो पुरकिंजे ने दिया था, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है यहां से। ठीक है, आगे आओ। जीव द्रव्य का निर्माण केवल केंद्रक द्रव्य में होता है? नहीं गुरुजी, केवल इस शब्द को पकड़ो। किसको? इस केवल शब्द को पकड़ो। केवल केंद्रक द्रव्य में होता है? नहीं, केवल शब्द नहीं कह सकते, इसमें होता है कोशिका द्रव्य में भी होता है, केंद्रक में भी होता है और कोशिका द्रव्य दोनों में होता है। आप केवल नहीं कह सकते यहाँ पे। तो ये ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन को पकड़ना सीख जाओ, यहाँ वर्ड को पूछो आप एक बार। केवल, केवल केंद्रक द्रव्य, भाई नहीं, केवल नहीं आ सकता यहाँ, केवल नहीं, केंद्रक द्रव्य में होता है ऐसा होता, बिल्कुल अपन केवल नहीं आता यहाँ पे। तो इस ऑप्शन को अपन राइट बता सकते थे, बट यहाँ केवल पूछ रहे थे, ये ऑप्शन गलत होगा। केवल नहीं आएगा, इस केवल की जगह कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य दोनों में होता है। किसका निर्माण? जीव द्रव्य का निर्माण दोनों से होता है, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। आगे आओ। जो जीव द्रव्य है उसमें सभी जैविक क्रियाएं होती, बिल्कुल जो क्या है जीव द्रव्य है उस प्रोटोप्लाज्म में, उसमें जो जैविक क्रियाएं हैं दोनों पॉसिबल होती है, जैविक क्रियाएं होती रहती है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में अंदर। क्वेश्चन को ढंग से पकड़ना, यहाँ वर्ड में अंदर जाओ। केवल लिखा हुआ है दोस्त, केवल, तो केवल तो गलत है दोस्त। यहाँ तो कोशिका में भी होता है और केंद्रक दोनों में भी होता है, यहाँ तो केवल है, तो ऑप्शन तो यही सही होगा। असत्य, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना, गलत नहीं करना एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा इसको। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। तो साइंस तो खूब है दोस्त, पढ़ा दूं क्योंकि अब तभी पढ़ा दूं, कल पढ़ाएंगे साइंस को। ठीक है, आगे लिखो डोज नंबर 7। डोज नंबर 7 लगाओ। डोज नंबर 7 में पहला क्वेश्चन और लिखना प्रारंभ करो। लिखो यहां से। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां से नोट करो, इसका आंसर देखो। अगला क्वेश्चन लिखो, अंटार्कटिका अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? लिख लेना, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी से। किससे है? गरीबी से। और गरीबी से संबंधित ही एक और समितियां भी आती है, नाम बताओ उनके, कमेंट बॉक्स में उनके नाम आ लीजिए। गरीबी से संबंधित 2 और है समितियां, उनके नाम और बताना। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से आता है।
आप बताओ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। नहीं पता, लिखो माउंट विंसन मेसिस। माउंट मिन्सस मेसिस, माउंट मिन्सस मेसिस क्या है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मेसिस है। और क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, जनरेटर का आविष्कार किसने किया? अगर जिंदगी में इसका आंसर भूल जाओ ना, नाम बदल देना मेरा। जनरेटर का आविष्कार किसने किया बताओ, किसने किया? आप एक चीज बताओ, आप कहीं शादी में जाते हो, किस में जाते हो? शादी में जाते हो। शादी में क्या होते हैं लास्ट में सबसे काम क्या होता है? फेरों का काम होता है। वहां पे क्या होता है? फेरों का काम होता है। आप किसी शादी में जीमने के लिए गए, वहां क्या चली गई? फेरे हो रहे थे, लाइट चली गई। क्या हो गई? लाइट। तो लाइट चली गई और फेरे फर रहे थे। वहां पे क्या फर रहे थे? फेरे फरे जा रहे थे। क्या? पति पत्नी के द्वारा फेरे लिए जा रहे थे। शादी के अंदर अचानक से लाइट चली गई। वहां पे क्या चली गई? लाइट चली गई। लाइट चली गई वहां पे, तो क्या करोगे? अरे शादी में क्या होता है? जनरेटर भी होता है। फेरे फर रहे थे, लाइट चली गई, तो वहां क्या करोगे? जनरेटर चलवाओगे। वहां फेरे लेते समय क्या करोगे? जनरेटर चलाओगे। तो क्या किया? जनरेटर का आविष्कार किसने किया? फेराडे ने किया। लिख लो यहां से। फेरे लेते समय क्या चलवाओगे? जनरेटर चलाओगे ना, तो फेरे लेते समय जनरेटर। तो जनरेटर का आविष्कार भी कौन करता है? फेराडे ही करता है। शादी में फेरे लेते समय, फेरे लेते समय आप क्या चली गई? लाइट चली गई दोस्त, लाइट चली गई। लाइट जाने पर क्या करोगे? आप जनरेटर को चलाओगे। जनरेटर को चलाने जाओगे, फेरे ले रहे थे, बीच में लाइट चली गई, तो फेरे तो पूरे लेंगे, फेरे तो पूरे फरे जाएंगे वहां पे। तो फेरे फरेंगे तो क्या करेंगे? जनरेटर चलाओगे। तो उस जो जनरेटर चलाओगे, फेरे लेओगे, तो इसमें कनेक्शन किसका है? एक तो मेन फेरो का कनेक्शन और एक जनरेटर का कनेक्शन है। तो जनरेटर का आविष्कार किसने किया? किसने किया? फेराडे ने किया। अब नहीं बोलोगे जिंदगी में, आप लिख लो इनको। और क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो, लिखो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी से कौन सा रोग होता है बताओ। 2 रोग होते हैं, नाम बताओ इनके, इंपॉर्टेंट हो दोनों नाम। लिख लो। एक तो होता है स्कर्वी रोग और एक होता है नाविक। स्कर्वी या नाविक दोनों एक ही नाम है। स्कर्वी बोल दो या नाविक बोल दो। स्कर्वी या नाविक रोग किससे होते हैं? विटामिन सी की कमी से होते हैं। इस विटामिन सी का नाम क्या है ये बताओ। विटामिन सी का नाम बताओ यहां से। विटामिन सी का कोई नाम बताएगा मुझे? लिख लो, विटामिन सी का नाम भी पूछ सकता है। एस्कॉर्बिक अम्ल। एसिड का अर्थ क्या होता है? अम्ल। एसिड का अर्थ क्या होता है? अम्ल होता है। एसिड का अर्थ अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। जनरेटर का आविष्कार किसने किया? फेराडे ने किया। शादी में जाते हैं, फेरे ले रहे थे, क्या चली गई? लाइट चली गई। तो किसका उपयोग कर रहे हो? जनरेटर का उपयोग करोगे। तो जनरेटर का आविष्कार किसने किया? फेराडे ने किया। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मेसिस, माउंट विंसन मेसिस है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। और लास्ट क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करो, लिख लो। क्वेश्चन नंबर लिख लो, लिख लो। एम्पियर का मात्रक। एम्पियर का मात्रक।
ये बताओ तुम तो। एम्पियर का मात्रक क्या होता है, बताओ एम्पियर का मात्रक क्या होता है, एम्पियर का मात्रक लिख लेना, एम्पियर का मात्रक होता है, बताओ एम्पियर का मात्रक बताओ। बहुत गजब का क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लिख लो, एम्पियर किसका मात्रक है, ये लिख लो, ये लिखो तुम, क्वेश्चन बढ़िया लगेगा। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का, लिख लो। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का, नोट करवा लो। पांचों क्वेश्चन दोबारा फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। पहला क्वेश्चन था सुरेश तेंदुलकर से नीति का संबंध किससे है, दोस्त गरीबी से है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसेस मेसिस है। उसके नीचे क्वेश्चन क्या था, जनरेटर का आविष्कार किसने किया, फेराडे ने किया। जब शादी में जाते हैं, फेरे लेते हैं पति पत्नी, तो क्या चलाई जाती है, लाइट चली जाती है, तो क्या करते हो, जनरेटर चलाते हो। जनरेटर का आविष्कार वहां से जोड़ो, फेराडे ने किया। फिर मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको, विटामिन सी की कमी से रोग, नाभिक या स्कर्वी रोग। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। एसिड का क्या होता है, अम्ल होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या था, एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। और साइंस में मैंने क्या पढ़ाया, जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, दोनों को मिलाने पर किसका निर्माण होता है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। उसका नाम किसने किया, पुरकिंजे ने नामकरण किया। मैंने क्वेश्चन बताया, असत्य कथन है। सभी जैविक क्रियाएं भी होती है, केवल केंद्रक द्रव्य ही शामिल नहीं होता किसमें, जीव द्रव्य में। उसमें क्या होता, केवल शब्द नहीं आएगा, केवल ढंग से पढ़ना क्वेश्चन, केवल नहीं आएगा। अगर एक अकेला नाम होता, अगर केंद्र द्रव्य, जरूर वहां सही होता, बट वहां कोशिका द्रव्य आएगा केवल की जगह दोस्तों। और मैंने आपको उससे पहले आपको क्या पढ़ाया था, मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन फिनिश करवा दिया। कल मध्य उसमें केरल और असम दोनों के 25 क्वेश्चन सामने लेके आऊंगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी हो, अगर बढ़िया लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, यानी कि जब भी आपकी क्लास स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए यहाँ से। और जब भी क्लास मेरी अपलोड करवा दी जाए तो वहां से भी आपको जरूर नोटिफिकेशन मिलेगा। तो घर पे रहना, सुरक्षित रहना, इतना ही कहूंगा। और ब्रोदर्स डे है, फिर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं ब्रोदर्स डे की। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।